क्या पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? ये ईडी क्या चीज़ है? आप कौन-सी आइडियली इस्तेमाल करते हैं? मॉड्यूल एंड पैकेजेस होते क्या हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटेड में क्या डिफरेंस है? May I come in, sir? यस प्रशांत, प्लीज कम। हैव अ सीट प्रशांत। Thank you, sir. यस प्रशांत, वैसे तो आपका रिज्यूमे मेरे पास आ चुका है Yes, और sir. मैंने ऑनलाइन आपका रिज्यूमे देखा था, बट एक बार अपना रिज्यूमे दीजिए। ओके प्रशांत, अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम प्रशांत वर्मा, मैं फ्रॉम गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मैंने रिसेंटली अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। 1 साल पहले मैंने स्टार्ट करी थी डेटा साइंस की जर्नी, जिसमें मैंने अपने मैकेनिकल के डोमेन से हट के आईटी फील्ड में स्विच करने के लिए एक जर्नी स्टार्ट करी। जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे नमपाई, पांडास से लेकर के पाइथन से स्टार्टिंग करी थी। धीरे-धीरे हर चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया, सीखा, समझा और उसका मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किया था उसके ड्यूरिंग जब मैं कोर्स कर रहा था। जिसपे मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेंशन भी किए अपने रिज्यूमे, जैसे डेटा साइंस बेस पे एसक्यूएल बेस पे कुछ डेटा थे, जैसे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना, कॉल प्राइस प्रेडिक्शन करना, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने मेंशन किए सर। ओके, चलिए, आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपने बीटेक कर रखी है यस सर। और वो भी बीटेक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखी है। यस सर। और अभी जो आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यस। तो आपने मैकेनिकल को क्यों स्विच किया आईटी के अंदर? मतलब आपका ऐसा क्या रीजन हुआ जिसकी वजह से आपने आईटी के अंदर स्विच किया है? सर अगर बात करें मैकेनिकल के डोमेन की, तो उसकी भी मुझे अच्छी खासी नॉलेज है मैकेनिकल के डोमेन से। लेकिन मैं जब फ्रेंड सर्कल में रहता था, तो कुछ फ्रेंड सर्कल के मतलब जो मेंबर थे, वो काफ़ी सारे लोग आईटी फील्ड से बिलॉन्ग करते थे। वो सब अपने प्रोजेक्ट के बारे में बातें करिया करते थे कि अपना खुद का प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो, आईटी फील्ड में स्विच करके काफ़ी अच्छे पैसे या सैलरी कमा सकते हो। तो मैंने देखा और सर्च किया गूगल पे या फिर कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म थे, जहाँ पे मैंने देखा कि मैकेनिकल के कंपेयर में आईटी फील्ड में ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटी है और अच्छी खासी पैकेज भी है। तो फिर वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी अपने डेटा साइंस को और उसको फॉरवर्ड किया और सब कुछ मैंने गेन किया सर। ओके, तो मतलब आप पाइथन को अपने आप में कहाँ रेटिंग करते हैं? मतलब आउट ऑफ 10 में आप क्या रेटिंग देते हैं अपने आप को पाइथन के सर अंदर? बेसिकली अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन का सिलेबस सर अगर मेरे सिलेबस से मर्ज किया जाए, तो केवल पाइथन के जो कोर सिलेबस है, मतलब जिनका वो पढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसे जैसे जनरेटर ड्यूरेटर या कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं जो कि पाइथन के साथ साथ मतलब डेटा साइंस में नहीं पढ़ाए जाते हैं। राइट। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि मतलब मेरा छूट गया सर। तो अगर रेटिंग की बात करें, तो मैं रेटिंग करूंगा अपने आप को आउट ऑफ 10 से 8 सर। ओके, 8 अपने आप को रेटिंग करते हैं। यस सर। दैट्स गुड। ओके, चलिए, आपने आईटी डोमेन के अंदर स्विच किया है, यस। राइट? तो आप मैकेनिकल से थे, आपके सारा कुछ फील्ड जो थी वो मैकेनिकल से थी, जी भी। राइट? आपने मैकेनिकल डोमेन में काम किया और मैकेनिकल का काम आईटी से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो बेसिकली आपको मैकेनिकल से आईटी डोमेन के अंदर स्विच करने में मतलब क्या, मतलब कहाँ से सीखा आपने यस और सर। कैसे सीखा है? मतलब यस सर, वो जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए, क्योंकि मैं मैकेनिकल के डोमेन से आईटी फील्ड में जब स्विच कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे नॉलेज तो नहीं था कि मतलब कहाँ से कैसे कंटेंट को मतलब प्रिज़र्व करूँ, रखूँ और मतलब एक कंटेंट को फ़ॉलो करते हुए कैसे क्या जर्नी रहेगी मेरी। तो मैंने अपने किसी सीनियर से सजेशन लिया, फिर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे अगर तुम गूगल से पूछोगे तो वो बताएगी और काफ़ी सारी चीज़ें कंटेंट गूगल पे भी मिलती हैं। तो सर मैंने गूगल के सजेशन से कुछ-कुछ कोर्स कंप्लीट किए और उसके बाद मैंने डेटा साइंस में एनरोल करके फिर अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया सर। ओके, चलिए प्रशांत, हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे जी। पहले, क्योंकि आपने आउट ऑफ 10 में से 8 रेटिंग किया है। ठीक है, पहले बेसिक जानते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस के ऊपर बात करेंगे। यस सर। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि कंपाइलर और इंटरप्रेटेड में क्या डिफरेंस है और इसमें से पाइथन किसको इस्तेमाल करता है? सर अगर हम बात कर रहे थे पाइथन के कंपाइलर या इंटरप्रेटर के बारे में, तो कंपाइलर मतलब एक ऐसा इन्वेंटेड फंक्शंस होता है जो किसी भी कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लिखे गए मतलब पाइथन के स्क्रिप्ट में लिखे गए जो भी कोड्स होते हैं उन्हें लाइन बाय लाइन रीड करता है। हमारा जो पाइथन होता है वो इंटरप्रेटर बेस पे ही काम करता है। ओके, चलिए। अच्छा, पाइथन के अंदर आपने डेटा टाइप्स को बिल्कुल पढ़ा होगा, यस सर। ठीक है? तो पाइथन के अंदर कौन-कौन सी डेटा टाइप्स होती है? आप मुझे बताइए। सर हम बात कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में जो कि पाइथन में यूज किए जाते हैं। अगर मेनली इसे क्लासिफिकेशन किया जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब 2 टाइप्स के होते हैं जनरली। जैसे हम बात कर रहे थे न्यूमेरिक ऑफ डेटा टाइप्स की, तो न्यूमेरिक ऑफ डेटा टाइप्स में पहले आता है इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, फिर कॉम्प्लेक्स।
अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स की, तो उसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स जैसे और डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। इनमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इनको एक तरह की म्यूटेबल डेटा टाइप्स में रखा जाता है और दूसरे को इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स में रखा जाता है। ओके, लिस्ट और टपल दोनों क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को स्टोर करते जी हैं, सर। ठीक है। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, अगर लिस्ट और टपल्स की बात की जाए तो दोनों ही डेटा टाइप्स के ही पार्ट होते हैं, लेकिन इनमें बस एक मेनली डिफरेंस होता है कि जो लिस्ट होता है ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स हम रखते हैं, मतलब डेटा का कलेक्शन जो रखा जाता है, उन्हें रन टाइम के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल्स में रखे जो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, चलिए। अच्छा, वेरिएबल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जी सर, बिल्कुल। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स पढ़ा होगा। तो जी पाइथन के अंदर आपने कितने टाइप्स के वेरिएबल्स पढ़े हैं? सब वेरिएबल्स की अगर बात करें तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप थे, जैसे कि कैमल टाइप का, सीक्वेंस टाइप का, स्कैन टाइप। नहीं, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। यस मैं ये बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स जो टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ लोकल वेरिएबल होते हैं, यस कुछ सर, यस सर। ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, कुछ प्राइवेट वेरिएबल्स होते ओके हैं। सर, आई गॉट तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वेरिएबल्स, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो आप मुझे ये बता दो कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? इट। यस सर। अगर हम बात करें सर ग्लोबल वेरिएबल की, तो ग्लोबल वेरिएबल जो कि किसी भी फंक्शंस के आउटर या क्लास के बाहर डिफाइन की जाती है। अगर लोकल क्लास की बात, मतलब लोकल वेरिएबल की बात करें, तो वो किसी भी फंक्शंस या क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। ओके। डिक्शनरी के बारे में आपने पढ़ा था? यस सर। ओके। डिक्शनरी के अंदर आपने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। यस सर। ओके, तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? और आप पहले ये मुझे बताइए कि आप कौन सी आईडीडी इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लिखने के लिए कौन सी आईडीडी का इस्तेमाल करते हैं? सर, अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो हमने डिफरेंट डिफरेंट आईडी को यूज़ किया है, जैसे कि हमने पाइथन पे भी वर्क किया है और इसमें साथ साथ हमने वो जुपिटर नोटबुक का भी यूज किया है। तो मेनली मैं पाइथन पे ज़्यादा वर्क करता हूँ सर। ओके, तो मतलब अभी पाइथन को प्रेफर करेंगे? यस सर। चलिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए पाइथन पहले ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जितने मुझे आप ये मुझे बताइए कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? सर, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से हम किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं इटरेशन के थ्रू। ओके, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं इटरेशन के थ्रू। इटरेशन के थ्रू। चलिए, ठीक है। ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो मुझे थोड़ा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का प्रोग्राम लिख के बता सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सर। चलिए। जैसा सबसे पहले हम डिक्शनरी एक क्रिएट कर लेते हैं डिक के नाम से, उसके बाद हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर एम्प्टी डिक्शनरी हम बना लेते हैं इसका, और उसमें हम सर आई और जे को दो वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई एंड जे। एक सेकंड सर, मैं ओके, आप रिलैक्स रहिए, ठीक है। ओके, एक्स के साथ फिर एक्स, और मान लीजिए हम इसके स्क्वायर में फॉर्म में लाते हैं, तो फिर हम डबल स्टार करेंगे फॉर आई एंड रेंज, और रेंज हम डिसाइड कर देंगे सर 1 से 6 तक जो भी है हमारे पास, ओके, 1 से 6। और जैसे हम इसे कॉल करेंगे सर प्रिंट मेथड के थ्रू, तो ये हमारा रन हो जाएगा। ओके, आप एक बार रन करके चेक कर लेंगे सर। चलो। ओके, ये आपका है, ठीक है। मैं अब इसे एक बार के लिए रन करके चेक कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो भी बनाया है। ओके। अच्छा, पाइथन के अंदर आपने मॉड्यूल एंड पैकेजेस के बारे में सुना होगा, यस सर। ठीक है। तो मॉड्यूल एंड पैकेजेस होते क्या हैं यहाँ पे? सर, अगर बेसिकली मॉड्यूल की बात की जाए तो मॉड्यूल एक तरह का पाइथन के जो फाइल्स बनते हैं, तो वो एक तरह की फाइल होती है, चूंकि मॉड्यूल और मतलब मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और मॉड्यूल्स या फिर मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं, और एक फाइल के अंदर वो रखे जाते हैं। तो जिस फाइल के अंदर हम रखते हैं तो उसका एक नाम देते हैं, उसी फाइल को हम मॉड्यूल बोल सकते हैं सर। ओके, अगर हम बात करें पैकेज की, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के एक पैकेज होते हैं, यानी कि एक मॉड्यूल के अंदर, यानी कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स रखे जा सकते हैं सर। ओके, चलिए। आप इनका यूज कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ यूज करेंगे मॉड्यूल एंड पैकेजेस का? हाँ सर, अगर हम बात करें मॉड्यूल एंड पैकेज की, तो जैसे मान लीजिए किसी भी हम जो पैकेज पहले डिफाइन कर चुके हैं या फिर मॉड्यूल बना चुके हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड या जो भी फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं, उनका यूज किसी अदर फाइल में करनी हो, तो हम इंपोर्ट नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, और उस फाइल के नाम को जब हम कॉल करते हैं और स्टार लगा करके उनके अंदर रखी हुई डेटा को यूज करना चाहें, तो हम कर सकते हैं इस चीज। चलिए, ठीक है। क्या पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? यस सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब पाइथन में यूज होती है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कंस्ट्रक्टर यूज होता है, यस सर। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, कंस्ट्रक्टर होता क्या है?
सब कंस्ट्रक्टर एक इनिट मेथड के ऊपर काम करती है, जिनका मेन मतलब जैसे कंस्ट्रक्टर आपने नाम बताया, तो इसके नाम से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि जैसे ये कुछ क्या करता है, सेल्फ उसमें अंदर डिफाइन किए गए जो भी पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सेल्फ कॉल हो जाते हैं, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है कॉल करने के लिए सर। अच्छा, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस सर। ठीक है, दैट्स ओके। तो आपने मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ा होगा। ये सब मल्टी थ्रेडिंग का मैंने नाम सुना है सर, उस पर थोड़ा वर्क भी किया है। ओके, यस तो सर। ये मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है? सर मल्टी थ्रेडिंग की अगर बात की जाए तो पाइथन मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन सर अगर डेटा साइंस के डोमेन की बात की जाए तो इसमें मल्टी थ्रेडिंग का मतलब जो सिलेबस था वो हमारे सिलेबस में नहीं था सर, तो हमने उसमें डिटेल में नहीं पढ़ा मल्टी थ्रेडिंग के अच्छा, बारे में। मल्टी थ्रेडिंग आपने नहीं पढ़ा। और जी। मल्टी प्रोसेसिंग? सब मल्टी प्रोसेसिंग का वही प्रोसीजर होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कोड को अगर अलग अलग हम डिफाइन करके हम चाहते हैं कि उसे एक साथ रन करें, तो वो मतलब वो सपोर्ट करती है हमारी पाइथन, तो इसे हम मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी थ्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए, दैट्स गुड। ओके, ठीक है। अब कुछ आपके रेज्यूमे से बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने अपनी की स्किल्स के बारे में लिखा है यस और की स्किल्स में आपने पाइथन लिखा है, दैट्स गुड। ओके, और आपने ईडीए भी लिखा है यहाँ पे। यस सर। तो ये ईडीए क्या चीज है? जैसे ईडीए का फुल फॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है, जिसमें हम डेटा का एनालिसिस करके डेटा पे मतलब नए नए उसके विजुअलाइजेशन को शो करना है या फिर नए डेटा को स्टडी करके उसके अंदर रखे हुए डेटा पे स्टडी करके एक ग्राफ बना करके हम विजुअल करते हैं, शो करते हैं सर। मतलब डेटा की एनालिसिस। यस सर, डेटा एनालिसिस करते हैं। चलिए, ठीक है। और आपने यहाँ पे डेटाबेस लिखा है, माई एसक्यूएल और एसक्यूएलाइट दोनों आपने लिखे हैं। यस सर, सीक्वल ही डेटा टाइप्स होते हैं उसमें। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब दोनों ही डेटाबेस है तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। सब ठीक है। बेसिकली हम SQL आप डेटा टाइप्स पर, तो मतलब उसमें क्या होता है कि डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस का क्यूरीज लिख करके डेटा को फेच करते हैं, तो मेनली डिफरेंस तो मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में नहीं, कि आप मेरा हमारे। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि एसक्यूएलाइट भी एक डेटाबेस है, यस सर। माईएसक्यूएल भी एक डेटाबेस है। यस सर। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही सेम डेटाबेस है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपने दोनों लिखे हैं। अगर SQLite की बात करें तो लाइट एक होता है कि मतलब कम वर्जन का होता है, उसमें जो भी डेटा रखेंगे एक लिमिटेशन डेटा रख सकते हैं, लेकिन जो SQL आप डेटा है वो मतलब डेटाबेस है, उसमें ह्यूज आप या कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स को हम रख सकते हैं, उसमें कोई लिमिट डिफाइन नहीं होती है सर। ओके, चलिए। अच्छा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी आपने लिखा है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, इसके ऊपर फ्यूचर में हम बात करेंगे क्योंकि हमारा ये पार्ट का नहीं है। ठीक है, चलिए। ओके, बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे। Yes. बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट लिखा है, केबीसी लिखा है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर भी लिखा है। यस सर। तो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया और इसमें लिखा आपने ऊप्स बेस्ड कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल किया है। यस तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताइए, क्या है ये प्रोजेक्ट? सर, बैंकिंग मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था, तो मेनली वो बैंक के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं या फिर जो हमने अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो उसमें मेनली कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने होते हैं, उसके पेज पे मैंने इसको प्रोजेक्ट को डिफाइन करी है, जिसमें सर मल्टीपल यूजर्स आते हैं और अपने मैनुअली डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके एक रैंडम अकाउंट नंबर जनरेट करके उन्हें दिया जाता है, ताकि वो यूनिक रहे, वो किसी से मैच ना करे, और जो भी उनके ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे वो पैसा ऐड करना चाहते हैं या फिर निकालना चाहते हैं और व्यू करना चाहते हैं, मतलब बैलेंस को चेक करना चाहते हैं, तो इस तरह के फीचर्स हमने ऐड करे थे इसमें। ओके, क्या आपने इसमें डेटाबेस का इस्तेमाल किया है? यस सर, हमने डेटाबेस का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें और ताकि ये पता चल सके कि जो यूजर्स पहले से इसमें इन्वॉल्व है तो उनके डेटा कहीं ना कहीं रखे जाते हैं, और मैंने यूनिक यानी कि जो प्राइमरी की होती है सर उसका यूज किया, ताकि एक यूजर दोबारा यूज ना कर सके उसे। ओके, तो इसमें कौन से डेटाबेस का इस्तेमाल किया है? क्योंकि आपने एसक्यूएलाइट और माइस्क्यूएल दोनों यूज किए हैं। सर हमने SQL का यूज किया था इसमें। ओके, चलिए। एक आपने यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया है जो कि माइस्क्यूएल बेसिस पे बनाया है, यस सर। तो इसके बारे में कुछ बताइए। यस, अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें प्रोजेक्ट के, तो सर ये प्रोजेक्ट तब हमने बनाया था जब हमारे कॉलेज के सिस्टम में कोई भी स्टूडेंट जब आता था, तो मतलब एडमिशन लेने के लिए, तो इनरोलमेंट के लिए एक फॉर्म दी जाती थी, तो दूर दराज के जो बच्चे रहते थे उनका इनरोलमेंट नहीं हो पाता था, क्योंकि टाइम एक्सपायर हो जाता है या फिर वो ट्रेवल नहीं कर पाते थे,
तो मैंने सोचा अपने कॉलेज के लिए एक ऐसा मतलब प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें किसी भी बच्चे का कहीं से भी बैठा रहे, बस उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपना जो भी डॉक्यूमेंट होता है और क्वेरी होती हैं वो फिल कर दे और हमारे जो स्कूल के डेटाबेस में स्टोर हो जाए। ओके, तो यस फिर इसका मतलब आपने इसके अंदर वेबसाइट का इस्तेमाल किया है? सर, वेबसाइट के पर्पज से था, लेकिन अभी मेनली मैंने कोड डिफाइन करी थी क्योंकि हमें जो डेटा साइंस के फील्ड में ये सारे वेबसाइट बनाना नहीं सिखाए थे, लेकिन हम कुछ स्पेशल फीचर जैसे जीयूआई बेस की अलग से थोड़ा सा हमने स्टडी करी थी, तो उसके बेस पे इसे बनाने की कोशिश करी थी सर, लेकिन प्रोजेक्ट अभी हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने यहाँ पे एक जीयूआई वर्ड का इस्तेमाल किया है। यस सर। ये जीयूआई क्या चीज़ होती है? सर, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है जिसमें जैसे मान लीजिए हम अपने फ़ोन या किसी पीसी में जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसके जो इंटरफेस ओपन होते हैं हमारे सामने, तो उसमें हम कोई भी प्लेटफॉर्म को जैसे मान लीजिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म या अपने आपकी कंपनी का जैसे हमने अप्लाई किया था, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ोल्डर्स ओपन होते हैं, वहाँ पे मैन्युअली किसी भी फाइल को अपलोड किया जाता है, जैसे मेरा नाम या मेरा पता। तो ऐसे ही सर उसमें जो जीयूआई दिखती है आपको, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो वही चीज़ हम कोड के थ्रू बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बटन या फिर सिस्टम एंट्रीज वगैरह देते हैं सर। तो ये जीयूआई का पार्ट होता है जिसे टिंटर नाम से वेब मॉड्यूल के ऊपर काम किया जाता है सर। अच्छा, पाइथन के अंदर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ये सर पाइथन के अंदर जीयूआई बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? हमने टिंटर पे ज़्यादा यूज किया था सर, टी ओके। टिंटर के नाम से आता है। चलिए ठीक है। पाइथन के अंदर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, यस सर। उसका इस्तेमाल भी किया होगा। तो आपने सुपर फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। जी सर, बिल्कुल। ये सुपर फंक्शन क्या होता है और कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप? सर, अगर सुपर फंक्शंस की बात की जाए तो हम मेनली इसे इनहेरिटेंस का जो हमारा पार्ट होता है उसके अंदर यूज करते हैं, और तब करते हैं जैसे कि मान लीजिए हम अलग अलग क्लास के अंदर एक ही नाम से दो मेथड क्रिएट कर ली हो, और एक ही नाम को जब हम कॉल करते हैं सर, तो सुपर फंक्शंस मतलब तब अगर बिना यूज किए करेंगे तो सबसे लास्ट में जो डिफाइंड फंक्शंस होती है वही रिकॉल हो जाती है बार बार। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही नाम के भले दो फंक्शंस बनाए गए हो या फिर जो मेथड हमने डिफाइन की हो, लेकिन उसका भी कुछ हमें कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही। तो हम जैसे ही सुपर फंक्शंस को कॉल करते हैं तो वो नीचे से पड़ी हुई जो सबसे पहले हमने सिमिलर नाम से जो मेथड डिफाइन की है उसे कॉल करता है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर तक चेक करता है सारी लाइन को, और जहां जहां उसके सिमिलर नाम को मिलता है तो वो क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, चलिए कुछ आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट बना रखी है। यस सर। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर क्या है ना, मैंने कुछ डुप्लीकेट डेटा डाल रखा है। यस सर। जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ देखो, इसके अंदर कुछ डुप्लीकेट डेटा आ गया। यस सर। ठीक है, हमारे पास भी ऐसी काफी लिस्ट आती है, मतलब काफी हमारे पास फोल्डर्स हो जाते हैं जहाँ Yes. पे डुप्लीकेट डेटा बहुत सारे आ जाते हैं। अब मैं उन डुप्लीकेट डेटा को हटाना चाहता हूँ, जैसे कि इस लिस्ट के अंदर भी है। Yes. ठीक है, तो मैं इस लिस्ट के अंदर से डुप्लीकेट डेटा को कैसे रिमूव करूंगा, इसके लिए आप मुझे कोड लिखिए। यस सर। सबसे पहले सर हम एक लूप चला देते हैं फॉर आई इन रेंज। रेंज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एल का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि उसी का डेटा हम फेच कर सकें। ओके सर। और जैसे हम न्यू लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं कि मतलब जो हमारा अगर नंबर मैच होती है तो उसमें ना जा करके किसी और डिक्शनरी को हम क्रिएट करके फिर उसे कॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इम्पटी डिक्शनरी मतलब लिस्ट बना लेते हैं सर, LIS के नाम से, और इसके हम इम्पटी कर लेते हैं। इम्पटी करने के बाद जैसे हमारा लूप चलेगा तो इसमें कंडीशन चेक होगा कि इफ आई इन, उसके बाद हम इसे अपलोड करेंगे। तो हम अपेंड फंक्शंस का यूज करेंगे जिसमें हम LIS डॉट अपेंड फंक्शंस को जैसे हमने कॉल किया, यहाँ पे सर हमने आई को पास कर दिया। आई पास करने के बाद हम इसे अब प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑफ LIS। सर इस तरह का हम प्रोग्राम बना के रन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, चलिए मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ओके, रन करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वो दे देती छोटी बड़ी मिस्टेक। ठीक है, अभी कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। यही हमारी सेम लिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ डेटा रिपीटेड हो रहा है। जैसे आपको पता ही है, जैसे 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 7 को भी बहुत बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, और ये मुझे एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में चाहिए। मतलब मुझे एक डिक्शनरी बनानी है जहाँ पे 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे मुझे बताना है। ठीक है, चलिए आप इसका कोड लिख सकते हैं आराम से। ठीक है,
सबसे पहले हम ब्लैंक डिक्शनरी बना लेते हैं सर, जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। और हम डिक नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। अब डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद सर हम उस डेटा को फेच करके उसमें रखना चाहते हैं। ठीक है, आप अपना कोड ओके सर। कि जैसे हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप का एक मतलब लूप चला रहे हैं, और लूप के साथ सारे डेटा को हम एक एक करके फेच करके उसमें रखते जाएंगे। तो सॉरी सर, प्रोग्राम में कर नहीं पा रहा, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, होता रहता है। ओके, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपने मैक्सिमम और मिनिमम निकालना सीखा है? यस सर। मतलब किसी भी लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, Yes, ये आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं वापस आपके लिए एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ रैंडम नंबर मैं फिर से दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए कि इसके अंदर मैक्सिमम कौन सा नंबर है, मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है। जैसे ये आप लिस्ट देखो, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन सा है अभी यहाँ पे? यस सर, 7 और 9 नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। सेकंड चीज, इसके अंदर सेकंड मैक्सिमम कौन सा है। जैसे सेकंड मैक्सिमम आप देखेंगे तो 7 है, ठीक है। तो आप मुझे इस लिस्ट में से मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम निकाल के दे दीजिए, ठीक है। सर लिख सकते हो, ओके। और सबसे पहले सर हम इसका कन्वर्जन कर लेते हैं टपल्स के फॉर्म में, और टपल्स में सर हम मेन मैक्स का जो भी मतलब मेथड फंक्शंस यूज करते हैं वो यूज करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम इसका कन्वर्जन करते हैं, तो एक अलग वेरिएबल में रख लेते हैं टी के नाम से। टी के साथ साथ हम टपल्स को कॉल करेंगे, और टपल्स का कन्वर्जन हम कर रहे हैं सर उस एल को, और एल के साथ फिर हम प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट के साथ हम उस मेथड को कॉल करेंगे, मैक्स नंबर हम कॉल कर रहे हैं। सर नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें कन्वर्जन नहीं हो रहा क्योंकि टपल्स में मैक्स फंक्शंस नहीं हो रहा। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपने डेकोरेटर और जनरेटर के बारे में सुना होगा, पाइथन में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये डेकोरेटर और जनरेटर होते क्या है? सर अगर बात करें डेकोरेटर और जनरेटर के टर्म्स की, तो मेरे सिलेबस में सर डेकोरेटर और जनरेटर पाइथन के सिलेबस में तो था, लेकिन सर अगर मैं बात करूं डेटा साइंस के डोमेन की, तो इसमें डेकोरेटर और जनरेटर का जो सिलेबस था वो नहीं पढ़ाया गया था सर। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा अनवाकिफ हूँ, मतलब मैं नहीं जानता इस चीज़ को उतने अच्छे से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू प्रशांत, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक है, हमारी कंपनी बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगी, और जो भी हमारी कंपनी की तरफ से जो भी फीडबैक होगा Yes, sir. वो आपको जल्दी मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एक क्वेश्चन, ओके।